मूवी के स्टार्टिंग में हमें इंडोनेशिया की किसी जेल का सीन दिखाया जाता है। इस जेल में बंद किसी खूंखार अपराधी से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर कुछ गार्ड्स के साथ यहाँ पर आता है। ये पुलिस ऑफिसर उस कैदी के सेल के अंदर कुछ बच्चों के फोटोज फेंकता है और कहता है कि इन चेहरों को ध्यान से देखो जिनकी तुमने जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें इन सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, तो जब तक मैं तुम्हें फांसी पर न चढ़ा दूं चैन से नहीं बैठने वाला। इस पुलिस ऑफिसर को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जेल में बंद इस अपराधी ने यहाँ पहले ही सारी सेटिंग कर रखी थी। सही मौका देखकर इस जेल में साफ सफाई करने वाला यह आदमी अचानक से ही उन गार्ड्स पर हमला कर देता है। इन लोगों के बीच हुई इस गोलीबारी का फायदा उठाकर जेल में बंद वो खूंखार अपराधी अपनी सेल से बाहर निकलने में कामयाब होता है। इस आदमी का नाम है ली, जो असल में एक चाइनीज मॉन्स्टर है और यही इस कहानी का मेन विलन है। इसके बाद ली उस आखिरी बचे हुए पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है, लेकिन अभी भी इस जेल से निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि बाहर भी काफी सारे बंदूकधारी गार्ड्स तैनात हैं। तो ली इस जेल में बंद ज्यादातर कैदियों को उनकी सेल से बाहर निकालता है और उनके हाथों में गन्स थमाते हुए कहता है कि बाहर खड़े गार्ड्स को निपटाने के बाद तुम सब हमेशा के लिए आजाद हो। इसके बाद इन कैदियों और उन गार्ड्स के बीच जबरदस्त गोलीबारी देखने को मिलती है, जिसमें इस जेल के सभी गार्ड्स के साथ साथ ज्यादातर कैदी भी मारे जाते हैं। तो फिलहाल ली को यहाँ किसी भी तरह का खतरा नहीं था और इसीलिए वो बिना किसी तकल्लुफ के इस जेल से भागने में कामयाब होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि समंदर किनारे रहने वाले किसी मछुआरे को एक आदमी की बॉडी मिली है जो लहरों के साथ बहते हुए इस किनारे पर आई थी। फिशरमैन सोचता है कि ये आदमी कौन है और इसकी ये हालत कैसे हुई। इसके बाद हमें यहाँ से 2 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। इस आइलैंड के किसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक खूबसूरत सी डॉक्टर है एली, जो अपने किसी पेशेंट को लेकर काफी परेशान है क्योंकि पिछले 2 महीनों से एली का ये पेशेंट कोमा में है। वो हर रोज की तरह आज भी उसे देखने के लिए यहाँ आई है। उसके शरीर पर लगे इन घावों के निशानों को देखकर वो कहती है कि ना जाने तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया। इससे पता चलता है कि इस पेशेंट की रियल आइडेंटिटी अभी तक इस हॉस्पिटल को नहीं पता और इसीलिए एली ने अपनी तरफ से इस पेशेंट को इस्माइल नाम दिया है। फिर एक दिन अचानक से ही इसको होश आता है, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से ये एली को अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। एली उससे कहती है कि जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक के लिए हम सब तुम्हें इस्माइल कहकर बुलाएंगे। ये वही आदमी है जो आज से 2 महीने पहले उस फिशरमैन को समंदर किनारे बेहोशी की हालत में मिला था। यह अपने चोट के निशानों को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। कुछ दिन बीतने के बाद भी जब इस्माइल की याददाश्त वापस नहीं आती तो एली उसे अपने साथ समंदर किनारे लेकर जाती है। अपने दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद इस्माइल को अभी भी कुछ याद नहीं आता। फिर एली उसको उस मछुआरे से मिलवाती है जिसने उसको बचाया था। इस्माइल अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले सीन में हम ली को इस आइलैंड के किसी लोकल गुंडे के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं। यह आदमी ली से काफी नाराज था क्योंकि ली ने इसको कुछ लो क्वालिटी गन्स के साथ नकली ड्रग्स सप्लाई किया था। ये ली से कहता है कि मैं आगे से तुम्हारे साथ कोई बिजनेस डील नहीं करने वाला और इसीलिए तुम्हें खत्म करने को मैंने इतने सारे आदमियों का इंतजाम भी किया है। लेकिन इस गुंडे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ली ने भी इसके खिलाफ फील्डिंग लगा रखी है। इस वेयर हाउस के बाहर ली के कुछ आदमी थे जो इस लोकल गुंडे के पंटरों को मारने लगते हैं। इधर वेयर हाउस के अंदर ली की ये लेडी किलर शीबा उस गुंडे के काफी सारे आदमियों को मार देती है। इस लोकल गुंडे ने ली को काफी हल्के में लिया था और इसीलिए उसे ऐसा लगा था कि अपने 3-4 आदमियों के साथ वो आखिर क्या ही कर लेगा। लेकिन इनकी फाइटिंग स्किल को देखकर पता चलता है कि ली के गैंग के सभी लोग काफी हाईली ट्रेंड हैं और इसीलिए उसकी गैंग का हर एक आदमी कईयों के बराबर है। उस गुंडे के मरने के बाद उसका खास आदमी नोवा बहुत डर जाता है। वो ली के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है और अपनी जान के बदले में वो उसे एक खास इन्फॉर्मेशन भी देता है। वो ली को बताता है कि आज से लगभग 2 महीने पहले समंदर किनारे किसी मछुआरे को एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला था। यहाँ किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि वो आदमी शायद तुम्हारी गैंग का ही था। उसकी ये बातें सुनकर ली थोड़ा टेंशन में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस्माइल का ली के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। ली नोवा को जान से तो नहीं मारता, लेकिन उसकी कनपटी फोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो हॉस्पिटल जाकर उस आदमी को ढूंढो। इसके बाद नोवा उस हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां के स्टाफ के साथ गुंडागर्दी करने लगता है। ऐसे सड़क छाप गुंडों की एक खास पहचान होती है कि वो अपने से ऊपर बैठे आदमी से तो लात खाते हैं और फिर अपने से कमजोर लोगों को लात मार के अपना फ्रस्ट्रेशन कम करते हैं। एली यहाँ पहुंचकर माहौल को थोड़ा शांत करती है। फिर वो नोवा को अपने कैबिन में ले जाकर उसके कान की मरहम पट्टी करने लगती है। इसी बीच नोवा उससे इस्माइल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एली उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि एली की नजर में इस्माइल बहुत सीधा साधा सा आदमी है और इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के गुंडों से उसका पाला पड़े। नोवा समझ जाता है कि ये डॉक्टर जानबूझकर उस आदमी के बारे में कुछ छुपा रही है, तो उससे सच उगलवाने के लिए वो एली के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तभी अचानक से इस्माइल वहां पहुंचकर नोवा को उससे दूर हटाता है। भले ही याददाश्त खोने की वजह से इस्माइल अपनी पहचान भूल गया हो, लेकिन आज भी उसमें किसी खतरे को सामने देखकर फाइट इंस्टिंक्ट पहले जैसी ही है। नोवा समझ जाता है कि वो इस आदमी से नहीं जीत पाएगा और इसीलिए तुरंत ही वो यहाँ से भाग लेता है।
एली भी ये सब कुछ देखकर थोड़ा हैरान थी और अब तक इतना तो वो समझ चुकी थी कि इस्माइल कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। एली उससे कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो क्यों ना कल तुम भी मेरे साथ जकार्ता चलो। इस्माइल कहता है कि अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए मुझे इसी आइलैंड पर रुकना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी मेरा ये हाल किया है वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। एली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस्माइल कहता है कि बस कुछ दिन और यहाँ रहने के बाद वो भी बाद में उसके पास जकार्ता आ जाएगा। इन दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का नहीं रह गया था, बल्कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को अब चाहने भी लगे थे। इस्माइल जब अक्सर अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ ऐसे बच्चों के विजुअल्स आते हैं जो बहुत ही खराब हालत में हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसके अतीत की इन यादों से धूल नहीं हटती। फिर अगले दिन एली जकार्ता जाने के लिए यहाँ से निकलने वाली थी, तो उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए इस्माइल भी उसके साथ आता है। यहीं हम देखते हैं कि ली के कुछ आदमी इस्माइल पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बस आ जाने की वजह से वो लोग इस्माइल और एली को नहीं देख पाते। तो ली के आदमियों को ये गलतफहमी होती है कि इस्माइल भी उस बस से जकार्ता जा रहा है। फिर इसके कुछ देर बाद किसी सुनसान जगह पर वो अपनी गाड़ी को उस बस के सामने लगाकर उसे रुकवा लेते हैं। ली के लिए काम करने वाले ये दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मर्डरर्स हैं। वो ड्राइवर के साथ साथ उस बस में बैठे ज्यादातर लोगों को मार देते हैं, लेकिन उनको इस्माइल कहीं भी नजर नहीं आता। इसी बीच एली इस्माइल को कॉल करके इस सारी घटना के बारे में बताती है, तो वो तुरंत ही उस फिशरमैन के साथ इस जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इस बस में बैठे ज्यादातर लोगों को मारने के बाद वो एली से पूछते हैं कि आबिद कहाँ है। असल में इस्माइल का ही असली नाम आबिद है और ली के ये आदमी उसी की तलाश में यहाँ आए थे। ये लोग एली के साथ साथ एक 8-9 साल की बच्ची को भी नहीं मारते और इन दोनों को अपने साथ अपने बॉस के सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इस्माइल भी अपने फिशरमैन अंकल के साथ यहाँ पहुंचता है। यहाँ उसका मुकाबला ली के कुछ ऐसे गुंडों से होता है जिनको उसने इसी शहर से हायर किया था। एक एक करके इस्माइल इन सभी को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसका वो फिशरमैन अंकल भी मारा जाता है। इससे पहले कि इस्माइल यहाँ से निकल पाता, पुलिस वाले यहाँ पहुंचकर उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ ली के वो दोनों खास आदमी एली और छोटी बच्ची को अपने उस सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं। नोवा का काम इस गैंग के लिए अब खत्म हो चुका था और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा बकबक भी कर रहा था, तो ली के ये आदमी उसे भी गोलियों से भूनकर मार डालते हैं। एली और उस छोटी बच्ची को इसी हाइडआउट के किसी कमरे में कैद करके रखा जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में इस्माइल के साथ पूछताछ की जा रही है। इस्माइल के कई बार कहने के बावजूद ये पुलिस वाला इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसकी याददाश्त अब खो चुकी है। इस्माइल कहता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि बस में वो हत्याएं किसने की हैं और फिलहाल मेरी दोस्त एली उनके कब्जे में है, तो मुझसे सवाल जवाब पूछने के बजाय उन्हें ढूंढने में आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए। ये पुलिस वाला उसे ली का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये आदमी हमें कहाँ मिलेगा, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से इस्माइल तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो पुलिस वाला उसे ली के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैंने इस देश में बहुत बड़े बड़े अपराधी देखे हैं, लेकिन ली से ज्यादा खतरनाक अब तक कोई भी नहीं है। शायद ही ऐसा कोई गलत काम होगा जो ली ने ना किया हो, लेकिन उसके द्वारा किया गया सबसे गंदा काम यह है कि उसने 6-7 साल के छोटे बच्चों को एक खास तरह से ट्रेन करके इस तरह अपना गुलाम बना लिया कि वो किसी की भी हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। वो सारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। उन्हें इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि वो ली के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। इस्माइल उस पुलिस वाले से पूछता है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, आखिर इस कहानी से मेरा क्या लेना देना। तब पुलिस वाला उसे ली के गैंग की एक फोटो दिखाता है। इस फोटो में इस्माइल ली के जस्ट बगल में ही बैठा हुआ था। तो यहाँ पर इस कहानी में ये बात साफ होती है कि इस्माइल पहले ली के गैंग का ही मेंबर हुआ करता था और यही वजह थी कि पुलिस वाला उसकी मदद करने के बजाय इस्माइल से पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक से इस पुलिस स्टेशन की लाइट चली आती है और बाहर चल रही गन फायरिंग की आवाज सुनकर हमें पता चलता है कि ली के आदमी यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर इस पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। इस्माइल को पकड़ने के लिए ली ने यहाँ अपने दो सबसे भरोसेमंद आदमी रंगा और बिल्ला को यहाँ भेजा था। ये वही दोनों हैं जिन्होंने कुछ घंटों पहले उस पब्लिक बस में तबाही मचाई थी। इस्माइल और इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू होती है। इस्माइल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन है और उसे क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों से चल रही इस फाइट के दौरान उसे काफी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि आज से कुछ महीनों पहले ये दोनों उसके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उस गैंग में ली के ऑर्डर्स से बड़ा कुछ भी नहीं और उसी को फॉलो करते हुए आज ये दोनों इस्माइल को मारना चाहते हैं। काफी देर तक चले इस फाइट सीक्वेंस में आखिरकार इस्माइल इन दोनों को मार देता है। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने वाला था तभी ली के एक आदमी का फोन बजता है। इस्माइल इस कॉल को पिक करता है तो दूसरी तरफ से ली की आवाज आती है। इस्माइल कहता है कि मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस्माइल की आवाज सुनकर ली समझ जाता है कि जरूर इसने रंगा और बिल्ला को मार दिया होगा। इसके बाद इस्माइल ली के उस सीक्रेट अड्डे पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ रास्ते में इस्माइल को एक कुआं दिखता है जिससे उसके बचपन की कुछ कड़वी यादें जुड़ी हुई थी। दरअसल ली ने आज से काफी साल पहले इस्माइल के साथ साथ और भी काफी सारे छोटे बच्चों को किडनैप कर रखा था। वो उन बच्चों को इस कुएं में कई दिनों तक भूखा और प्यासा रखता था।
फिर थोड़े से खाने और पानी के लिए ये सारे बच्चे एक दूसरे से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा करते थे और लास्ट में जो भी बच्चा जिंदा बचता था ली उसे अपनी टीम में शामिल करके वहशी तरह से ट्रेन किया करता था। यही वजह है कि ली के द्वारा ट्रेन किए गए वो सारे आदमी बहुत ही ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल हैं। यहाँ इस्माइल की मुलाकात ली के एक और खास आदमी से होती है जो पहले कभी इस्माइल का अच्छा दोस्त हुआ करता था। इस्माइल उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे समझाता है कि मेरी दुश्मनी सिर्फ ली से है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बीच में ना आओ। लेकिन ली का ये खास आदमी इस्माइल की बात नहीं मानता और फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू होती है। यह आदमी भी इस्माइल की तरह एक बेहतरीन फाइटर है और इसी वजह से इस्माइल को इस फाइट में काफी ज्यादा चोटें भी लगती हैं, लेकिन आखिरकार वो किसी तरह इस पर काबू पा ही लेता है और इस फाइटर को खत्म करने के बाद वो फिर से ली के उस हाइड आउट की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ रास्ते में उसका मुकाबला ली की उस लेडी किलर शीबा से होता है। काफी देर तक चली इस जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस्माइल उस पर भी काबू पा लेता है। इस्माइल उसको मारना नहीं चाहता था तो वो शीबा से कहता है कि ली नाम के उस दरिंदे ने हम सबकी जिंदगी खराब कर दी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मेरी तरह बगावत करके उसकी गैंग को छोड़ दो। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर एक दिन इस्माइल ने ली के खिलाफ बगावत कर दी और इसी वजह से अपने बॉस ली के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए शीबा को इस्माइल के ऊपर गोली चलानी पड़ी। शीबा ने ही इस्माइल को वो हेडशॉट मारा था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त गई। वो आज भी इस्माइल से प्यार करती है, लेकिन बाकी गैंग मेंबर्स की तरह ही शीबा के लिए भी ली उसके फादर जैसा है और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस्माइल के बार बार मना करने के बाद भी वो उससे लड़ना जारी रखती है और फिर अंत में एक ऐसा समय आता है जब शीबा के हाथ में गन थी और इस्माइल के हाथ में चाकू। वो जानबूझकर गलत डायरेक्शन में फायरिंग करने लगती है, जिससे घबराकर इस्माइल अपने चाकू से उसे मार देता है। इस सीन को देखकर पता चलता है कि शीबा उसे मारना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं शीबा को इस बात का अफसोस था कि उसने इस्माइल को मारने के लिए पहले भी उस पर गोली चलाई थी और यही वजह है कि आज वो उसके ही हाथों से मरना चाहती थी। इधर ली को पता चलता है कि उसके द्वारा ट्रेन किए गए सारे मेंबर्स अब मारे जा चुके हैं और फिलहाल उसके हाइड आउट पर कुछ भाड़े के गुंडे ही बचे हैं। इधर ली के हाइड आउट पे जो गुंडे थे उनमें से एक को ठरक सवार होती है तो वो अपनी ठरक मिटाने के लिए एली के पास जाकर उससे जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन उस किडनैप हुई छोटी बच्ची की हेल्प से आदमी को उसी की गन से मार देती है। इसके बाद ये दोनों बाहर आकर वहां मौजूद 2-4 और गुंडों को भी मार देते हैं। तभी अचानक बाहर से कुछ गुंडे आते हैं जो इन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग के दौरान एली के गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब ये दोनों बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन तभी अचानक इस्माइल वहां पहुंचकर उन गुंडों को मार देता है, जिस वजह से इन दोनों की जान बच पाती है। एली अब तक इतना ज्यादा डर चुकी थी कि अब उसे इस्माइल से भी नफरत होने लगी थी। वो इस्माइल को चाकू दिखाते हुए खुद से दूर रहने को कहती है। एली को ली से इस्माइल की पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता लग चुका था और इसीलिए अब वो इस्माइल से भी डरने लगी है, लेकिन इस्माइल उसे शांत करते हुए कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी को मैंने खुद नहीं चुना था और यहाँ मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। एली का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, फिर वो इस्माइल की बात को समझते हुए उसे गले लगाती है। इस हाइड आउट में ली के जितने भी आदमी थे वो सारे मारे जा चुके थे, तो अब आखिरी में ली और इस्माइल के बीच मुकाबला शुरू होता है। इस्माइल के बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से शुरुआत में ली उस पर भारी पड़ रहा था। इस फाइटिंग के दौरान भी इन दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है। ली उससे कहता है कि तुम मेरे वफादार नहीं निकले, इसलिए तुम्हें पालकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस्माइल उससे कहता है कि तुम एक सन की आदमी हो जिसने अपनी सनक के खातिर ना जाने कितने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। एक फादर कभी भी अपने बच्चों को हत्यारा नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन तुमने अपनी पागलपन की वजह से मासूम बच्चों को जंगली जानवर से भी बदतर बना दिया। धीरे धीरे इस्माइल उस पर भारी पड़ने लगता है, तो खुद को बचाने के लिए ली इस हाइड आउट से बाहर भागता है। इस्माइल आज उसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, तो बाहर इन दोनों के बीच फिर से फाइट होने लगती है। फिर आखिर में इस्माइल उसे पकड़कर एक पेड़ की तरफ फेंकता है, जहां उस पेड़ का एक नुकीला हिस्सा ली की बॉडी के आर पार हो जाता है। मरते मरते ली इस्माइल को भी मारना चाहता था, इसलिए वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि ये नुकीला लकड़ी का टुकड़ा इस्माइल के भी आर पार हो जाए। लेकिन सही समय पर एली उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से इस्माइल की जान बच पाती है। बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से इस्माइल बेहोश हो चुका था। इसके बाद यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एली पूरी तरह से ठीक है और फिलहाल वो जकार्ता के किसी हॉस्पिटल में है। इसी हॉस्पिटल के किसी दूसरे कमरे में इस्माइल का भी इलाज चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से बेहोश होने की वजह से उसने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन आज के दिन फाइनली उसे होश आ चुका है और उसने इशारों में एली के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। अगर बात की जाए इस फिल्म की डिटेल्स की, तो ये एक इंडोनेशियन फिल्म है जिसका नाम है हेडशॉट। और हर इंडोनेशियन फिल्म की तरह यहाँ भी ये बात देखने को मिलती है कि भले ही एक बार को कहानी उतनी जानदार ना भी हो, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक्शन सीन एकदम फाड़ू है।
आई होप कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला घंटा भी बजा दें ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।